और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का हनुमानगढ़ से। खबर है जहां जंक्शन की गुरुद्वारा गली में जेसीबी चालक का आतंक। सकरी गली में तेज रफ्तार से जेसीबी दौड़ाई। जेसीबी की चपेट में 3 बाइक और 1 स्कूटी आ गई। नागरिकों ने किनारे हट करके अपनी जान बचाई। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना के बाद जेसीबी लेकर के चालक मौके से फरार है। घटना पर दुकानदारों ने आक्रोश जताया है। तो फिलहाल इस बीच बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी सामने आ गई। पतली गली है, सकरी गली है और नागरिकों ने हालांकि इस दौरान साइड में हट करके अपनी जान बचाई। तेज रफ्तार ये जेसीबी आती है और कई गाड़ियों में टक्कर मारती हुई चली जाती है। वो तो गनीमत रही कि लोग वहां से सड़क के किनारे हो जाते हैं। ये आप देखिए, तेज रफ्तार जेसीबी आती है और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं इस दौरान जो दुकान पर खड़े हुए लोग थे अपनी जान बचा करके किनारे में हो जाते हैं। अभी आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जब जेसीबी चालक का आतंक दिखाई देता है। जेसीबी के जरिए गाड़ियों के ऊपर जो है जेसीबी चढ़ा दी जाती है और दूसरी तरफ गली में खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया गया। हालांकि इस दौरान लोगों ने अपनी जान बचाई। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे जेसीबी चालक बहुत तेजी से जाता है और गाड़ियों को रौंद देता है। ये जो पूरा वाकया आज शाम ही का है, जब जंक्शन मार्केट के अंदर जो गुरुद्वारा वाली जो संकरी गली है, जिसके अंदर से 2 दुपहिया वाहनों का भी एक साथ गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है। उस गली के अंदर एक तेज गति के अंदर एक जेसीबी चालक ने न सिर्फ जेसीबी दौड़ाई बल्कि इसके साथ साथ कई दुपहिया वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जो लोग जो सड़क के ऊपर खड़े थे उन्होंने भागकर साइड में होकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद से पूरी गली के अंदर दहशत का माहौल क्रिएट हो गया। लोगों ने भागकर जेसीबी का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक जेसीबी चालक जेसीबी लेकर फरार हो गया। हम सीसीटीवी फुटेज में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो जेसीबी की जो गति है वो काफी तेज है, जिसके चलते लोगों में पूरी गली के अंदर दहशत का माहौल हो गया। गली भी बिल्कुल संकरी थी, जिसके अंदर से सामान्य अगर दिनों की बात करें तो पैदल चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जेसीबी जिस तरह से आज दौड़ी है उससे लोगों को, वाहनों को भी, जो 4 वाहन जो जेसीबी की चपेट में आए हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने बाद में पुलिस को चालक के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, जंक्शन पुलिस ने पूरा मामला मौके पर, लोगों की सूचना के बाद जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और सुनने में आया है कि कुछ 1-2 लोगों को पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया है। लेकिन अभी जो पुलिस है उसकी तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले की अब जांच के अंदर जुट गई है कि आखिर क्या मामला था। ये जो अच्छा मनीष, एक चीज और बताइए, जिस वक्त घटना हुई, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या लोगों ने वहां पर देखा जेसीबी चालक नशे में दिखाई दे रहा था क्या, जो इस रफ्तार से चलाई गाड़ियों को रौंद दिया? जिस समय ये पूरा वाकया पेश आया, जेसीबी बिल्कुल द्रुत गति से उस संकरी गली के अंदर दौड़ाई। उस समय लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए सीसीटीवी में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि लोगों का उस समय जान बचाते हुए भागना जरूरी था। उस समय ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जेसीबी चालक किस तरह से ये इस संकरी गली के अंदर जेसीबी क्यों दौड़ा रहा है, और लोग दहशत में भरकर उसके बाद में वहां से भागने लगे, जिसके बाद में लोगों ने जेसीबी चालक का पीछा भी किया। लेकिन तब तक ये मौके से फरार हो गया, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सुनने में आया है, अभी कंफर्म पुलिस ने नहीं किया है क्योंकि 1-2 लोगों को राउंड अप करने की भी बात भी सामने आ रही है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आती है तब तक इस बारे में कहना मुश्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं उदयपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 साल की मासूम को स्कूल बस ने रौंद दिया। बस से बच्चे के उतरते वक्त यह हादसा हुआ और बस का पिछला टायर बच्चे पर चढ़ गया। 4 साल के चित्रराज की इसमें जान चली गई। नवा तहसील के नामली गांव का यह मामला है और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को डिटेन कर लिया है। और 4 साल का मासूम जिसकी इस हादसे के अंदर मौत हो गई है। और आपको बता दें कि बस का पिछला टायर बस से जो बच्चा है उसके ऊपर चढ़ जाता है। बस से यह हादसा होता है। 4 साल के मासूम की इस दौरान मौत हो गई है। तो बस से बच्चे के उतरते वक्त ये हादसा हुआ और बस का जो पिछला टायर है वो बच्चे पर चढ़ गया और बस से यह हादसा हुआ। वहीं राजस्थान में एक बार फिर से हुए बस हादसे ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। भीषण बस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें झुलस गए। लेकिन कैसे यह हादसा हुआ और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था,
इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजस्थान में एक बार फिर से बस हादसे ने सबको दहला दिया। जयपुर में मंगलवार को एक बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। इस दौरान बस में करंट आ गया, जिसके बाद बस में आग लग गई। वहीं इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ। वहीं देश में बीते 15 दिनों में बस में आग की ये 5वीं घटना है। इससे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगी थी। इसके बाद 24, 25 और 26 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, यूपी और एमपी में भी ऐसे ही हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बस हादसों में कमी नहीं आ रही है। अब सवाल ये कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या सड़क पर चलने वाली ऐसी बसों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तब ये ऊपर सामान कुछ ज्यादा ही था, ऊपर लोड के अंदर, तो ऊपर ये तार जो मोटरसाइकिल रखी थी ऊपर, तो उसके अंदर अटके, तब ड्राइवर आगे लिया, तब तार बिड़ने के कारण ब्लास्ट हो गई थी सिलेंडर। आगे लगी, धुआं उठा एकदम, फिर बाजे, सबने कही बाजो बाजो, आगे जल गई। ड्राइवर पहले ही बाज गया। हम लोग भीतर ही घुसे थे, तो सबने के हमारे बच्चन ने एक घायल हुई के, जब भी बच्चन को फेंका उठा के, सबने हमें खींचा। हमारे पोता पोते जमान भी। अभी आपके कोई घायल हुए हैं परिवार में से? हाँ, हमारे बहू जल गई, हमारे बच्चा एक चोट। हमारे जो है वो हॉस्पिटल में है, सारे लोग, हम यहाँ पर अकेले हैं। कौन कौन आपको हॉस्पिटल में? मेरी भाभी है हॉस्पिटल में, बहन है और भतीजी है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरी जिठानी है, मेरे जेठ साथ में। हमने सही पीछे रोक ले, बस नहीं रोकी उन्होंने पीछे। सेठ ने मना कर दिया गाड़ी मत रोकना कहीं। किसने मना कर दिया? सेठ को बता रहा, सेठ ने मना करा था गाड़ी कहीं मत रोकियो। ठेकेदार है उसने? ना, डिलीवर। और जब आग लगी तो डिलीवर फान के भाग गया। उन्हें ये भी नहीं की पब्लिक से कि तुम उतरो, तो ठेकेदार ने कही कि उतरो 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 उतरो। बस में धुआं भर गया तो हम लोग खिड़कियां तोड़ तोड़ के निकले बाहर को। आम नहीं बल्कि कच्चे रास्ते पर ये बस जा रही थी। खेतों और ईंट भट्टी तक पहुंचने का रास्ता था। 11 केवी ओवरहेड लाइंस की ऊंचाई 15 फीट होनी चाहिए। हादसे वाली जगह बिजली के तारों की ऊंचाई 17 फीट थी। 11 केवी फीडर पर लगे ब्रेकर के ट्रिप होने से आपूर्ति बंद हो गई। विद्युत लाइन की कम ऊंचाई से नहीं हुआ हादसा। डबल डेकर स्लीपर बस के ऊपर सामान रखा था। सिलेंडर मोटरसाइकिल छत पर रखी गई थी। लोहे का सामान बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। वहीं इस हादसे को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दुख जताया और बताया कि कैसे ये हादसा हुआ। दूसरे राज्य से लेबर थी, उसको लेकर ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाईटेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। घायलों को अभी सभी अधिकारियों को कहकर घायलों का उपचार करने के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। 2 की कैजुअलिटी अभी बताई गई है कि 2 की उसमें मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना हुई है इसके बारे में तथ्यात्मक जांच भी करवा रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या खामियां थी। 15 दिनों में बस में आग की घटनाएं। 14 अक्टूबर जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर बस में लगी आग, 28 यात्रियों की मौत। 24 अक्टूबर आंध्र प्रदेश के कुरनूर में एसी बस में आग लगी, 20 लोगों की मौत। 25 अक्टूबर एमपी के अशोकनगर में बस में आग की घटना, कोई हताहत नहीं। 26 अक्टूबर लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगी, कोई हताहत नहीं। वहीं इस हादसे पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में हाईटेंशन तार बहुत नीचे हैं, जिसके कारण पहले भी कई बार छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बार घटना ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली और कई मजदूरों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। जयपुर का यह हादसा एक बार फिर ये सवाल खड़े करता है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हमारी व्यवस्था कितनी लापरवाह है। प्रशासन अब जांच में जुटा है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके लिए ये दुख कभी कम नहीं होगा। यहाँ पर जो बस हादसा हुआ उसकी गवाही देखिए। ये सामान जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बार बार, ये छोटी साइकिलें देख सकते हैं आप किस तरीके से, बच्चों की साइकिल है। संभवतः मजदूरों के साथ बच्चे आए थे जो कि यहाँ पर उनके साथ में आए कि उनके परिजनों को यहाँ पर काम मिलेगा और वे यहाँ पर रहेंगे। ये खिलौने कुछ बच्चों के बच गए हैं, आप देख पाएंगे। सॉफ्ट टॉयज़ जो बच्चों के हैं वो जले हुए बच गए हैं। किस तरीके से ये पूरी जो वेदनामय स्थिति है इसे शब्दों में बयान कर पाना उतना
आसान नहीं है, संभव नहीं है। ये बक्से पूरी तरह से जल चुके हैं। ये घर का सामान है जो कि अब कुछ नहीं बचा है, सब जल चुका है। ये सामान घर बसाने के लिए लाया गया था। ये सामान यहाँ पर वे इस उम्मीद के साथ लेकर आए थे कि यहाँ उन्हें काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो वे यहाँ पर अपनी गृहस्थी बसाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर रोजगार उन्हें मिलेगा। लेकिन अब ये कुछ नहीं बचा है, सब कुछ राख हो चुका है। और इस राख में ये जो अवशेष हैं वो आपको बयां कर देंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा हादसा हुआ इसने किस तरीके से लोगों के परिवारों को, उनके सपनों को किस तरीके से उजाड़ दिया। कैमरा निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कोलकाता में प्रतिष्ठित निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर सीएम ने उन्हें राजस्थान में निवेश की असीमित संभावनाओं की जानकारी दी और प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक विकास में सहभागी बनने के लिए निवेश करने का आग्रह किया। साथ ही आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में पधारने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रवासी राजस्थानी समिट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शहरी विकास और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। पहला आयोजन 10 दिसंबर 2025 को राजधानी जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान की ये धरती अपने प्रवासियों के स्वागत में बाहें फैलाकर खड़ी है। राजस्थान सरकार पहली बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कोलकाता में आयोजित प्रवासी राजस्थानी समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम में शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी मीट के बाद सेक्टोरल मीटिंग्स की भी अध्यक्षता की। प्रवासियों के बीच मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की तरक्की को नई पहचान देने में प्रवासी राजस्थानियों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने प्रवासियों से राज्य की नई औद्योगिक नीति का लाभ उठाने और निवेश के नए अवसर तलाशने का आग्रह किया। प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़कर रखने के लिए आज राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश और विदेश में काम कर रहे हैं। आपकी भागीदारी से हम राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं और राज्य को विकसित, खुशहाल और देश में अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। आज का यह समारोह एक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प और साझेदारी का अवसर भी है। कर्म भूमि के साथ अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आपने जो अनुभव और सफलताओं को अपनी मातृभूमि के राजस्थान के साथ भी साझा कीजिए। राज्य के विकास में अपना सक्रिय भूमिका आप निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए माहौल पूरी तरह अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया और राजस्थान फाउंडेशन की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार निवेशकों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप प्रदेश के निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या कोई भी क्षेत्र हो। आप हर क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार राजस्थान में कर सकते हैं। अपने पैतृक गांव, कस्बों, शहरों, राज्य के विकास में अपना सहयोग राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपका निवेश और आपका योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री का ये दौरा दिसंबर में जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का मकसद राज्य में प्रवासी निवेश को नई गति देना है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारी की रिपोर्ट। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के स्कूलों को लेकर बयान के बाद सियासी पारा हाई है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ डोटासरा ने दिलावर के बयान को लेकर सरकार को घेरा और शिक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया।
वहीं डोटासरा के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया और कहा कि डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के बारे में जो टिप्पणी की वो असंवेदनशील है। अपने विद्या भारती की स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस से चलती हैं, आपके राज्य सरकार के सिलेबस को वो फॉलो करती हैं, वो अपनी स्कूलों में उस सिलेबस को फॉलो ही नहीं करती। वो अपनी आरएसएस की पाठशाला अलग लगाती है, अलग पाठ्यक्रम है, अलग उनकी बुक्स हैं और उसके आधार पर उसको ही नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों वाले की आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्रेस होगी, टाई नहीं लगाओगे, जूते नहीं पहनोगे, वो खाकी नेकर पहनोगे, सफेद शर्ट पहनोगे और एकदम गरीब से दिखोगे, ढंग के नहीं दिखोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ये कोई बातें होती है, शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। मैं भी रहा हूँ, हो सकता है मैं 5 साल नहीं रहा, ये 5 साल रह जाए पूरे। गोविंद सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री के सामने जब गहलोत साहब ने जब खुद पूछा तो अध्यापकों ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है टीचर्स की ट्रांसफर में, तो डोटासरा साहब आप ही थे शिक्षा मंत्री और आप ही प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आपके मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में शिक्षकों ने जब ये बात कही तो आप अपने जैसा दूसरों को मत मानिए। आप एक गरीब की मजाक उड़ाना चाहते हैं। आपने आज क्या प्रेस में कह दिया कि गरीब जैसे दिखते हैं बच्चे। अरे आप गरीबों की मजाक उड़ाते हो, थोड़ा विचार तो करना चाहिए ना, ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहिए क्या। और इस बीच रुक कर रहे बड़ी खबर का, जहां राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर सियासत गरमा चुकी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर सियासत गरमा चुकी है और दिलावर ने शिक्षा पंचायती राज को लेकर के बयान दिया है। कार्यालय आने और छुट्टी होने पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होगा, सभी कर्मचारियों को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाना होगा। और कांग्रेस ने दिलावर के बयान पर पलटवार किया। पीसीसी चीफ डोटासरा का पलटवार, शिक्षा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सरकार की असल मंशा कुछ और है। संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे पंचायत राज, संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा शिक्षा विभाग के जितने ऑफिसेज हैं वो अब कुछ दिनों बाद से राष्ट्रगान से विद्यालय ऑफिस हमारा प्रारंभ होगा और राष्ट्रगीत से ऑफिस हमारा बंद होगा। उसके साथ साथ यानी ऑफिस के प्रारंभ में और लास्ट में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। ये हमने तय किया है। कैमरा लगा के बैठेंगे सुबह से 9 बजे 10 बजे और कैमरे पे सारी स्कूलें प्रदेश की देखेंगे, प्राइवेट और सरकारी, और उसमें कोई टीचर नहीं दिखा उसकी हाजिरी पाएगी तो उसको सस्पेंड करेंगे। क्या ये संभव है? अगर किसी कारण से कोई आदमी प्रार्थना में नहीं गया या उसमें नहीं गया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना जो क्लास है वो पूरी ले, जो सब्जेक्ट है उसका पढ़ाए। यही तो आप तय कर सकते हो। आपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 6 महीने तक तो दी नहीं, आपने किताबें नहीं दी और उसके बाद में टीचर नहीं है, ट्रांसफर कर रहे हो पैसे ले लेके, धड़ा आ जा 50,000 से चालू हुआ था 2.5 लाख तक की ग्रेड पहुंच गई। वहीं बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का काम पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले भी एसआईआर प्रक्रिया हुई, तब कोई विरोध नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग ने ऐसा माहौल बना दिया जिससे आम जन के मन में शक पैदा हुआ है। गहलोत के इस बयान पर अब बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने निशाना साधा है। समझ के परे हैं कि अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर,
ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफ जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टियों का पूछने रहे हो। अभी वो बिहार में प्रभारी बने हैं और वहाँ नाम कट रहे हैं कुछ लोगों के, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या या और दूसरे प्रांतों के हैं, वहाँ आकर के केवल वहाँ से नाम कटवाया भी नहीं और यहाँ आकर के और नाम उन्होंने जुड़वा भी दिया हुआ। तो ऐसे लोगों का और इस देश के लिए कोई मतलब, जहाँ तक गहलोत साहब की बात है तो उनको सोचना चाहिए, देश हित पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में। अब वो पार्टी का देखते हैं पहले कि हमें वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो उसको देख करके राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वहीं बीकानेर के किसान के साथ एक बार फिर से फर्जी बीमा क्लेम के जरिए ठगी का मामला सामने आया, जिससे किसान के होश उड़ गए। दरअसल किसान की जमीन पर किसी ठग ने बीमा करवा लिया और उसके बाद उसका फर्जी क्लेम भी उठाकर खाते में जमा करवा लिया। जब किसान ई मित्र पर अपने फसल की बीमा करवाने पहुंचा तो इस मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित ने बताया कि जब वो योजना के तहत अपनी खरीफ की फसल का बीमा करवाने के लिए गांव में पहुंचा तो वहां पर इस मामले का खुलासा हुआ। बुद्धराम मेघवाल निवासी खोकराना ने थाना पर हाजिर होकर एक मुकदमा दर्ज करवाया है और इस संबंध में कई परिवादें भी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि किसी काश्तकार की जमीन को दूसरा किसी आरोपी ने किसी तीसरे पर्सन को खड़ा करके उसका बीमा करवा दिया और इस तरीके से ये ठगी का खेल चल रहा है और लोगों के ज़मीनों के दूसरे लोग क्लेम ले रहे हैं। इस संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया है और जिन लोगों ने आरोप लगाए उन सभी से तफ्तीश करके बयान लेकर इस तथ्य को क्लियर किया जाएगा कि ये ठगी किस तरीके से की जा रही है और यदि कोई ठगी की गई है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।